नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। हमारे स्वराज की दिशा और उसके तौर तरीकों पर सबसे बड़ा सवाल है नक्सलवाद। आखिर जल, जंगल और जमीन से जुड़े उसके वाजिब हकदारों के साथ हमारे बने बनाए सिस्टम ने, उसके भ्रष्टाचार ने क्या न्याय किया है? सच्चाई तो ये है कि वैसे वंचितों में आक्रोश के बाद हिंसा पनपने तक तो हम इस बारे में विचार भी नहीं कर पाए थे। अब जब नक्सलवाद अपने उद्देश्यों से पूरी तरह भटक चुका है, फिर भी हम ना तो इसके पनपने के मूल कारणों को मिटा पाए हैं, ना ही इस खूनी खेल को रोक पाए हैं। ऐसे में भला स्वराज का सपना कैसे पूरा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देश को आजाद हुए 6 दशक से ऊपर हो गया। हम स्वराज और सुराज की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सपना पूरा हो पाया है? देश के कई हिस्सों में आज भी लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए सांसें तो हैं, लेकिन पेट भरने को खाना नहीं है और प्यास मिटाने को पानी नहीं है। सरकार से उम्मीदें तो है, लेकिन जब इंतजार लंबा हो जाता है तो सब्र का बांध टूटने लगता है और फिर हक की लड़ाई के लिए झंडा बुलंद हो जाता है। ऐसी एक चिंगारी किसानों और मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से फूटी थी, लेकिन वक्त के साथ इस आंदोलन ने खूनी हिंसा का रूप ले लिया और आज पूरे सिस्टम के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये वो लाल निशान है जो पूरे देश को अंदर से खोखला कर रहा है। ये वो लाल सलाम है जिसमें कई बेगुनाहों के खून के छींटे लिपटे हैं। ये वो खतरे का रेड सिग्नल है जो पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन इतने दशक बीत जाने के बाद आज तक हम इस धब्बे को धो नहीं पाए। सरकारें आई और गईं, भारी भरकम दावे होते रहे, बड़े बड़े ऑपरेशंस की बात की जाती रही, करोड़ों के फंड जारी किए जाते रहे, पर नक्सलवाद नाम की इस बीमारी ने देश को कई जख्म दिए। धीरे धीरे ये जख्म नासूर बनते चले गए और हम चुपचाप खड़े देखते रहे। पर आखिर क्यों? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दम भरने वाले हमारे हिंदुस्तान में क्या इतनी ताकत नहीं थी कि वो नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सके? गहरी नीयत इसलिए है उनकी कि उनको अपने लोगों को भी वोट लेना है, उनको भी खुश करना है, और सीआरपीएफ तो वोट नहीं देती उनको ना, तो मरते थोड़े दिन बाद भूल जाते थे। तो ये सब बातें इसके साथ शामिल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत से उनको खत्म किया जा सकता है। तो सिर्फ हथियार से या पुलिस लगा के वो नहीं जाएंगे। कई चीजें एक साथ शामिल होने के बाद उनको पैसा कहां से मिलता है? जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो हथियार नहीं आएंगे। हथियार कहां से मिलते हैं, आप उसको रोकिए। तो वो तो जमीनी लड़ाई तो बाद में आती है, ये पहले बात में आती है। हक की लड़ाई ने देखते देखते कब आतंकवाद का रूप अख्तियार कर लिया, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन नक्सलवाद के मौजूदा स्वरूप को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि यह लड़ाई कभी गरीब और पिछड़ों के हक के लिए शुरू की गई थी। हमें इस बारे में सोचना होगा कि आखिर सिस्टम के अंदर नक्सलवाद का घुन इतना गहरा क्यों हो चुका है। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि नक्सलवाद आखिर है क्या, कैसे इसका जन्म हुआ और क्या है इसके पीछे का मर्म। सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम है नक्सलवाद। ये आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसकों में से थे और वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। शुरू में तो पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की,
लेकिन दशकों बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी नक्सलवाद ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। आमतौर पर नक्सल प्रभावित जिले को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इतना पैसा मुहैया करवाया जाता है कि अगर उस पूरे पैसे को ठीक तरह से खर्च किया जाए तो जिले और राज्य की तस्वीर बदल सकती है, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। एक तो बड़ी वजह है और एक छोटी वजह है। बड़ी वजह यह है कि जो उनका मेन प्रॉब्लम है लोगों का, उसके बारे में कोई समाधान नहीं है। तो जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो पूरे इलाके की बात है। एक उनका हिस्सा है जो हथियार लेता है, बाकी हिस्सा गांव में रहता है। पूरे आदमी उनके साथ है। पूरे आदमी सरकार के इसलिए खिलाफ हैं कि उनको बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। जो वादे करते हैं नहीं देते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ना उनको नौकरी मिलती है, उनका लैंड ले लेते हैं, उनका फॉरेस्ट में जाने से मना कर देते हैं। ये सब बातें दूर नहीं हुई हैं, तो जो जड़ है वो वहीं की वहीं है। अब दूसरा हिस्सा जो है, जो लड़ाई लड़ता है, जो हथियार लेके लड़ता है, उससे आप पुलिस के साथ लड़ाई होती है। 72 घंटे का कोई मतलब नहीं। अगर कोई लड़ाई शुरू हुई है तो उस 72 घंटे में कई हमले हो सकते हैं। विकास की उम्मीद और सरकार से मायूसी ने नक्सलवाद के इस दंश को और खतरनाक कर दिया। आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अधिकांश आबादी बिना बिजली और शौचालय के रहती है। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए पास में कोई ढंग का अस्पताल भी मयस्सर नहीं है। अगर अस्पताल होता भी है तो उसके लिए मरीजों को मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा तो आता है, लेकिन ये पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। जाहिर सी बात है कि ये पैसा नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों के बीच बढ़ जाता होगा। बात यही खत्म नहीं होती। इन पैसों का कुछ हिस्सा नक्सलियों के पास भी पहुंचता है, जो इन गरीबों को मदद और सुरक्षा के नाम पर बरगलाते हैं, और मासूम मजदूर और किसान इन्हें अपना हिमायती मानते हैं और इनके झांसे में आ जाते हैं। चित्रकूट का पाठा इलाका, जहां सालों से कोल मवैया आदिवासी अपनी जमीन के हक के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें इनका अधिकार नहीं मिला। इसका फायदा उठाकर अब नक्सली मासूम लोगों को बरगला रहे हैं और धीरे धीरे अब इन भोले भाले लोगों पर भी नक्सली होने का ठप्पा लग गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाठा में अब नक्सली दस्तक दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र के बाद अब चित्रकूट का पाठा भी नक्सलियों के निशाने पर है। भू सुधारों के नाम पर आदिवासियों को मोटिवेट करके नक्सली अपने संगठन का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों डकैतों के बाद अब नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना पाठा का बीहड़ क्यों बन रहा है, ये हम बताएंगे आपको इस पूरी रिपोर्ट में। बुंदेलखंड के चित्रकूट का सबसे पिछड़ा और बदहाल इलाका पाठा। यहाँ के बीहड़ों में कभी खूंखार डकैतों का आतंक हुआ करता था। पाठा के इन बीहड़ों में डकैतों का इतिहास 3 दशक पुराना है, जब यहाँ डकैत ददुआ और ठोकिया आतंक के पर्याय हुआ करते थे। इनके खात्मे के बाद डकैतों का खौफ तो यहाँ जरूर कम हुआ, लेकिन इलाके में आतंक का साया मंडराता रहा। डाकुओं की दहशत यहाँ खत्म हुई तो लाल आतंक के खतरे ने सिर उठाना शुरू कर दिया। कभी डर के नाम पर तो कभी हक के नाम पर यहाँ के आदिवासियों को बरगलाया जाता रहा। खुफिया महकमे ने काफी पहले ये अलर्ट जारी किया था कि बुंदेलखंड के पाठा का क्षेत्र
नक्सलियों का अगला ठिकाना हो सकता है। लेकिन सरकार ने इस चेतावनी पर गौर नहीं किया, जिसका नतीजा है कि पाठा के बीहड़ों में नक्सलियों के पैठ की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। क्या है इस लाल आतंक की हकीकत, ये जानने के लिए जी संगम पहुंचा ग्राउंड जीरो पर और की अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल। ये है चित्रकूट जनपद का मनिकपुर और मऊ तहसील, जहां 1 लाख से ज्यादा कोल आदिवासियों की जमात बसती है। और इसी पाठा के इलाके में जमीन के एक बड़े हिस्से के लिए सालों से वन विभाग और आदिवासियों के बीच हक की लड़ाई चली आ रही है। दरअसल इसी इलाके में करीब 25,000 हेक्टेयर में रानीपुर वन्य जीव विहार है, जिस पर आदिवासी अपना हक बताते हैं तो वन विभाग अपना। इसी लड़ाई का फायदा उठाकर धीरे धीरे नक्सलवाद ने यहां पैर पसारने शुरू कर दिए। जब जी संगम की टीम ने ग्राउंड जीरो पर तहकीकात शुरू की तो जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थीं। मनिकपुर की सीमा में घुसते ही जंगल में जगह जगह पर लाल झंडे इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि अब पाठा के इन इलाकों में नक्सलियों का कब्जा है। इतना ही नहीं, सैंक्चुरी के जिस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से वर्जित है, वहां के एक लंबे चौड़े हिस्से पर न सिर्फ कटान की गई है बल्कि आदिवासियों ने अपनी झोपड़ी बना रखी है। लेकिन ये पूरा कटान सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं था। जी संगम की टीम जब जंगल के और अंदर पहुंची तो वहाँ 100 से ज्यादा आदिवासियों का पूरा दल ताबड़तोड़ जंगल को काटने में लगा था। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो सरकार के प्रति इनका गुस्सा साफ दिखाई दिया। आजादी के 6 दशक बाद भी इन कोल मवैया आदिवासियों को इनके जल, जंगल और जमीनों पर मालिकाना हक नहीं मिला। और तो और जितने भी आजादी के बाद जितने भी वन कानून बने, जितने भी इन जंगलों के संरक्षण के लिए कानून बने, उतने ही इन लोगों को इन जंगलों से बेदखल किया जाता रहा। और शायद यही हक और हुकूक की लड़ाई आज इन्हें प्रशासन के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल 1965 में जो वन विभाग की पहली राजाज्ञा लागू हुई, वहीं से इन आदिवासियों और वन विभाग के बीच की रार की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वहीं से डबल एंट्री का खेल शुरू हुआ। ये जो जिस जमीन पर आज ये सारे लोग यहाँ पर इन पूरे इसकी कटान कर रहे हैं, एक एक जगह को, इस जगह को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आज इस जगह पर वन विभाग अपने कब्जे बताता है कि ये जमीन वन विभाग की है, फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन वहीं 1990 तक, 1970 से लेकर 1990 तक तमाम जगहों को, इन जगहों को ग्राम सभा में पट्टे कर दिए गए इन लोगों को, यानी कि एक ही जमीन 2 लोगों को। और यही कब्जे की जो लड़ाई थी वो आज सामने आकर खड़ी हो गई। एक चीज ये बताइए, आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग जंगल की जमीन काट रहे हो, क्या ये जंगल की जमीन है? ये जंगल की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है। लेकिन जो पहले जमाने में जो जमींदार लोग थे, उन्होंने जो है तो अपनी होशियारी से जमीन तो बचाना चाहा, लेकिन बचा ना पाए। फिर भी जो उन्होंने गरीबों को अपने दलित बनाने के लिए सेंचुरी के हाथ में दे दिया गया। और आज जो वन अधिकार 2006 से कानून लागू हुआ है, 2015 है, फिर भी लड़ते लड़ते हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास सफल नहीं हो रहा है। जो कि नक्शे के मुताबिक जितना हमारे पास जमीन है और जितनी जो है जहाँ जहाँ हम कटान कर रहे हैं वहाँ हमारे पास लिखी थी, और डबल एंट्री के जितने पट्टे हुए हैं वो भी जो है हमारे पास जो है सब लिखी थी। वन विभाग क्या कहता है इसको लेकर? वन विभाग सिर्फ ये कहता है कि यहाँ से हमारा जमीन है और यहाँ आप लोग अगर कटान करेंगे तो उसमें आपको दंडित किया जाएगा। तो मुकदमे दर्ज करते हैं, परेशान करते हैं? हाँ, यहाँ जो है तो अभी ग्राम पंचायत नियमित नहीं हुआ है, लेकिन जो है जरा माफी में कुछ लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ था। लड़ने को तैयार हो? हम लोग सब लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब लकड़ी जो है बेचने के सिवाय कोई कार नहीं है। और
बंधुआ मजदूरी करते करते हमारे बाप पुरखा भी मर चुके हैं। और आज अगर हम जंगल से लकड़ी भी नहीं मिल रही कि हम किसी तरह अपने बाल बच्चों के पेट पालें। कहते हैं नक्सली, तुम लोग नक्सली हो जो है, क्योंकि नक्सली गतिविधियां तुम लोग चला रहे हो, जो है सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हो, क्या वाकई में नक्सली हो? हम जो जमींदारी और सरकारी के नमूने नक्सल द्वारा हम सभी जगह जो कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें नक्सली बनवा दे और चाहे जो है तो स्लाइड बना दे। अच्छा, लाल झंडे से तुम लोगों का कोई ताल्लुक है? किसी ऐसे मंच से कोई ताल्लुक है? मतलब लाल झंडे लगाते हो तुम लोग? हाँ, हम लाल झंडे तो लगाते हैं। राष्ट्रीय श्रमजीवी यूनियन के तहत से जो है वन अधिकार, इस मानीपुर ब्लॉक में 62 पंचायतें हैं और 62 पंचायतों में 25 महिलाओं की वनजन महिला सहकारी समिति बनाई गई है और वन अधिकार में 15-15 लोग सदस्य बनाए गए हैं। और उसमें जो है निगरानी के लिए राजस्व विभाग 3 कमेटी बनाई गई है। नारे दिए तुम लोगों ने? नारे किस तरह नारे बोलते हो? नारे सिर्फ ये है कि जंगल अपने आप का, नहीं किसी के बाप का, ये हमारे पास नारा है सर। अच्छा, मैं एक चीज ये बताओ आप कि आप लोग खेत काट, ये बताओ जंगल काट रही हो, आपको मालूम है जंगल वाले आके परेशान करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, लड़ने को तैयार हो? लड़ने के तैयार हैं, तैयार। लड़ना चाहती हो? हम लड़ने चाहते हैं कि हमारा हक मिलने चाहिए। अगर हक नहीं मिलता है तो? मिलेगा, हम लड़ेंगे, मिलेगा। कौन बताता है आपको कि आपको ये लड़ना चाहिए, ये हक? इतने सालों तक क्यों चुप बैठे थे, अब क्यों लड़ रहे हो? हम लड़ रहे हैं कि हमारे इतने बच्चा क्या खाएं, हैं? हम भी क्या खाएं? न हमारे काम कीन होता है, न हमारे खेती न पाती है। बहुत साल से मांगते हैं साहब के राउरी की विनती की, साहब हमारे खाने कमाने के हम कहाँ तक लक्कड़ काट मुड़ में खोपड़ी में मानीपुर ले जाए। तो हम अपने हक के खातिर यही साहब हम प्रयास करे हैं। हमारे तो पुरखाती हैं पैदा लेने साहब, ये बुढ़ा गए, ये हमें नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कि हम नहीं लकड़ी नहीं बेच सकते हैं, हम अपनी जमीन हक लेंगे। न क्योंकि सरकार की न जमीन मांग रहे हैं, न उनकी नौकरी मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम इसको मांग रहे हैं साहब कि हमको इसको दे दो बस। ये वो वंचर हैं जो अपना आज हक मांग रहे हैं। सालों तक चुप रहने के बाद आज ये लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। इनका कहना है कि आखिर हम कब तक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक हमें हमारी ही जमीनों से बेदखल किया जाता रहेगा, और इस हक के लिए अगर हमारे ऊपर नक्सली का ठप्पा भी लगता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो शायद यही जज्बा, यही विरोध इनको नक्सली का ठप्पा देने के लिए मजबूर कर रहा है। चित्रकूट के पाठा से सहयोगी ओमकार सिंह और कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। कभी मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए नक्सलवाद आंदोलन को छेड़ा गया था, लेकिन वक्त के साथ यह आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया और देखते ही देखते खूनी रास्ता अख्तियार कर लिया। आज नक्सलवाद आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन चुका है। हक और अधिकार के नाम पर नक्सली हर दिन कहीं न कहीं खून से मिट्टी को लाल करते हैं। कभी खून बहता है मजबूर आदिवासियों का, कभी खून बहता है नेताओं का, कभी खून बहता है पुलिस वालों का, तो कभी खून बहता है अर्धसैनिक बलों का, जो किसी गरीब मां का बेटा, किसी मासूम का पिता और किसी का पति भी होता है। देश के अंदर का ये खूनी घाव सीमा पार से होने वाले आतंकी जख्म से भी बड़ा होता जा रहा है। नक्सली किसी कीमत पर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए वो उत्तर पूर्व तक के उन उग्रवादियों से असलाह लेते हैं जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने की नाजायज जिद पाले बैठे हैं। थोड़ी बहुत जो इंटेलिजेंस है वो ये है कि इन्हें कुछ हथियार जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनसे जरूर प्राप्त करते हैं, लेकिन वो मुफ्त का प्राप्त नहीं करते हैं, वो पैसा दे के प्राप्त करते हैं। एक्सपर्ट चेताते हैं कि नक्सलियों के इरादों को कम करके ना आंका जाए। नक्सली लोकतंत्र को सिर्फ लहूलुहान नहीं कर रहे हैं, उनका मंसूबा
लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देने का है। इसके लिए नक्सली लंबी लड़ाई की योजना पर काम कर रहे हैं। गोपनीय दस्तावेज से जो बातें मालूम होती हैं, उसमें एक चीज साफ जाहिर है कि उनका जो गोल है, उनका जो उद्देश्य है, वो है भारत के गणतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनारा कर काबिज होना और एक माओवादी तानाशाही को स्थापित करना उसकी जगह। और ये चीज वो कहते हैं, माओवादी कहते हैं अपने दस्तावेजों में वो एक दीर्घकालीन हिंसात्मक युद्ध के जरिए करेंगे। नक्सली सरेआम उगाही करते हैं, जबरन आदिवासियों को खून बहाने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि जमीन और जंगल के लिए शुरू हुई लड़ाई अब सत्ता के खेल में बदल चुकी है। अब लाल सलाम का नारा बराबरी का नहीं, गद्दी पर कब्जे का संकेत बन चुका है। नक्सलवाद हक की लड़ाई से आगे निकलकर लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। जो लोकतंत्र को पोलियो ग्रस्त बना देना चाहता है। आज नक्सलवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अभिषेक झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।